नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शिक्षण विषय में यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले इकाई योजना के अर्थ को समझते हैं कि इकाई योजना किसे कहते हैं। इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय प्रोफेसर H.C. मॉरिसन को जाता है। इकाई योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण में पारंगत प्राप्त करना। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लिया जाता है, जिसके कारण विषय वस्तु अत्यंत सरल व स्पष्ट बन जाती है। यानी कि इकाई योजना जब हम बनाते हैं तो जो पूरी विषय वस्तु होती है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और फिर उस भागों को हम आसानी से समझ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसमें विषय वस्तु को अलग अलग इकाइयों में व्यवस्थित कर लिया जाता है, जिससे शिक्षण पदों के मध्य तारतम्यता बनी रहती है। इकाई योजना किसी समस्या को इकाइयों में विभक्त कर इसे सरल व स्पष्ट बनाने की विधि है। अब आता है इकाई योजना की परिभाषाएं। पहले हमने इकाई योजना का अर्थ समझा, अब हम इकाई योजना की परिभाषाएं पढ़ते हैं। इसमें जो इकाई योजना में जो नंबर 1 परिभाषा दी है वो थॉमस एम रिस्क ने दी है। उनके अनुसार इकाई योजना की परिभाषा ये है कि इकाई किसी समस्या का योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं का अध्ययन करती है। दूसरी है हेनरी हेरप के अनुसार इकाई किसी विषय का बड़ा उपविभाग होता है, जिसका कोई मूलभूत सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ऐसे ढंग से नियोजित किया जाता है जिसमें कि उन्हें विषय के आवश्यक तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाए। तीसरी है सैमफोर्ड के अनुसार इकाई सावधानीपूर्वक चयनित विषय वस्तु की रूपरेखा है, जो कि छात्रों की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार अलग कर दी गई है। अब हमने इकाई योजना की जो परिभाषाएं पढ़ी है, उसके बाद मॉरिसन ने इकाई योजना के शिक्षण पद बताए हैं। मॉरिसन के अनुसार इकाई योजना के शिक्षण पद 5 हैं। उसमें नंबर 1 है खोज, नंबर 2 है प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 है आत्मीकरण, नंबर 4 है संगठन, नंबर 5 है वाचन। तो सबसे पहले हम जो शिक्षण पद आता है पहला खोज, उसके बारे में बात करते हैं। खोज कि इस शिक्षण पद के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान को विचार विमर्श, मौखिक परीक्षा व लिखित परीक्षा आदि विधियों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करता है। पूर्व ज्ञान बालक का लेता है, वो मौखिक और लिखित दोनों विधियों के आधार पर प्राप्त कर लेता है। दूसरा आता है इसमें प्रस्तुतिकरण। इस शिक्षण पद में शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष वार्तालाप या व्याख्यान विधि द्वारा प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक यह जानने का भी प्रयत्न करते हैं कि छात्रों में विषय वस्तु के इकाई पदों को अच्छी तरह समझ लिया है कि नहीं, वरन उन्हें पुनः शिक्षण दिया जाता है। अगर बालक समझ नहीं सकते हैं तो उनको दोबारा समझाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत ही तीसरा जो पद आता है वो है आत्मीकरण। इस शिक्षण पद में सभी छात्र विषय वस्तु को लिखकर, अध्ययन कर, एक दूसरे से वार्तालाप आदि साधनों का प्रयोग कर आत्मसात करने का प्रयास करता है। चौथा है संगठन। इसके अंतर्गत सभी शिक्षण इकाई पदों को व्यवस्थित करके लिखा जाता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि छात्रों ने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। और 5वां जो शिक्षण पद आता है वह है वाचन। वाचन के अंतर्गत 2 विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। उसमें पहली विधि है आदर्श विधि और दूसरी है वास्तविक विधि। आदर्श विधि में है कि छात्रों को कक्षा में इकाई शिक्षक के समान ही छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। और दूसरी है वास्तविक विधि। इसमें छात्र इकाई को कंठस्थ करने हेतु कई विधियों, वार्तालाप, मौखिक स्मरणता लिखकर आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि
उन्होंने पाठ को अंतिम चरण तक याद कर लिया है। तो ये थे हमारे मॉरिसन के अनुसार इकाई योजना के शिक्षण पद। अब आता है इकाई योजना की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है, इकाई योजना दैनिक शिक्षण के आधार प्रदान करती है। दूसरा है, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है। इसमें तीसरा है, एक अच्छी इकाई योजना धन, शक्ति तथा समय की दृष्टि से मितव्ययी है। चौथा है, इकाई योजना क्रियाओं को आरंभ करने और समाप्त करने के स्थलों की जानकारी होती है। पांचवा है, इकाई शिक्षण में संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हैं, जो कि शिक्षण का मूल्यांकन सूत्र है। यानी कि बहुत सारा जो शिक्षण मैटर होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम शिक्षण कार्य करते हैं। और इसमें छठा है, जो छठी विशेषता है वह है कि इकाई अन्य इकाइयों से संबंध जोड़ती रहती है। इस तरह से ये इकाई योजना की विशेषताएं। अब आती है इकाई योजना के उद्देश्य, कि इकाई योजना बनाने के लिए हमको किन किन उद्देश्यों का निर्धारण करना है। इसमें पहला है, छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुसार पाठ्य वस्तु को संगठित करना। यानी कि बालक की रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु हम ले सकते हैं। दूसरा है, विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के अवसर प्रदान करना। तीसरा है, पाठ्य वस्तु को जीवन उपयोगी और व्यावहारिक बनाना। चौथा है, किसी एक समस्या, विचार, प्रयोजन पर केंद्रित पाठ्य वस्तु को विभिन्न घटकों में विभाजित करना। इसके बाद आता है इकाई योजना के गुण। मेरिट ऑफ यूनिट प्लान। इकाई योजना विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रेरित करता है। दूसरा है, इकाई योजना के द्वारा विषय वस्तु का संगठन अच्छी प्रकार से हो जाता है। तीसरा है, इकाई योजना का आधार प्रजातंत्र का सिद्धांत है। चौथा है, इकाई पद्धति विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार करती है। और पांचवी है, इस पद्धति में विद्यार्थी सामान्य नियम बनाते हैं। सामान्यीकरण के कारण उनमें तर्क, चिंतन एवं विचार शक्ति का विकास होता है। अब जब हमने इकाई योजना की परिभाषा पढ़ी है, विशेषताएं पढ़ी है, उद्देश्य पढ़े हैं, गुण पढ़े हैं, तो इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार है कि इकाई योजना तैयार करना भी एक कठिन कार्य है। कि हम जब शिक्षण विषय लेते हैं, शिक्षण बिंदु लेते हैं, तो उसमें इकाई योजना का निर्धारण करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। दूसरा है, इकाई योजना के द्वारा विषय वस्तु का संगठन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, यानी कि तारतम्यता में कमी रह जाती है। तीसरा है, इकाई योजना के अनुसार शिक्षण कराने से शिक्षण कार्य यंत्रवत हो जाता है, फलतः शिक्षण अरुचिपूर्ण हो जाता है। चौथा है, इकाई योजना में सहायक सामग्री व अन्य उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाता है, अतः इसमें धन की अधिक आवश्यकता होती है। ये थे इकाई योजना के दोष। अब हम पढ़ते हैं इकाई योजना का प्रारूप, कि हमको जब पाठ्य योजना बनानी है तो हम उसके अंतर्गत दैनिक पाठ्य योजना की रूपरेखा कैसे बनाएं। उसके लिए एक प्रारूप तैयार किया है कि सबसे पहले हमको कक्षा लिखनी है, उसके नीचे कालांश, फिर विषय, फिर इकाई, फिर दिनांक, फिर समय, फिर उप इकाइयाँ या शिक्षण बिंदु हमको लेने हैं। 1 से 3 तक, 4 तक जितने भी हम हो शिक्षण बिंदु या उप इकाई ले सकते हैं। उसके अंतर्गत दूसरा जो आता है वो होता है विषय वस्तु का विश्लेषण, कि हमको विषय वस्तु, जब हमको छोटे छोटे टुकड़े में हम विषय वस्तु बांटते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी हमको करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अंदर तीसरा आता है उद्देश्य या व्यवहारगत परिवर्तन। जब विषय वस्तु हम लेते हैं तो छात्र व्यवहारगत परिवर्तन भी करते हैं। चौथा है सहायक सामग्री, जो हम विषय वस्तु ले रहे हैं, जिसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं, उससे संबंधित हम सहायक सामग्री का प्रयोग भी करेंगे। पांचवा है अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका दोनों की स्थितियों में परिवर्तन आता है कि वो किस तरह से उस कार्य को कर रहे हैं। छठा है अभिप्रेरणा, कि जब ये कार्य हो रहा है, जब हम इसको सीख रहे हैं तो इनसे हमको कितने अभिप्रेरित हो रहे हैं, उसके बारे में भी हमको इसमें लिखना है। सातवां है शामपट सारांश, जो हमने शिक्षण बिंदु या उप इकाई ली है उसका शामपट सारांश भी आपको इसमें लिखना है। जो छोटे छोटे बिंदु ले रहे हैं हम, छोटी छोटी विषय वस्तु ले रहे हैं, उसका शामपट सारांश भी हमको इसमें कार्य करना है।
चौथा है, 8वां है मूल्यांकन। लास्ट में हम जो इकाई परीक्षण कर रहे हैं, इकाई योजना बना रहे हैं, उसके मूल्यांकन प्रश्न भी लेने हैं और अंत में हमको गृह कार्य भी देना है। यानी कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे भागों के रूप में, उसके लिए हम गृह कार्य के रूप में प्रतिपुष्टि भी ले सकते हैं। इस तरह से आज हमने इकाई योजना का अध्ययन किया।